नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार शर्मा अपेक्स के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, एयरफोर्स X2 का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, तो हमारे लिए जो एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन का टाइम है वो थोड़ा और बढ़ गया है। तो इस बार जो एयरफोर्स है X2 वाला एग्जाम है उस पर हमें दम लगा देना है और पूरी मेहनत करनी है। उसमें साथ दे रहे हैं हम आपका इन मॉडल पेपर के द्वारा। इन मॉडल पेपर से जो अपन क्वेश्चन बिल्कुल एग्जामिनेशन पैटर्न पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये बिल्कुल एग्जाम बेस्ड है और एग्जाम में आए हुए पुराने क्वेश्चंस हैं और उसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज का हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है बच्चों, यदि संवेग, क्षेत्रफल तथा समय को मूलभूत राशियों के रूप में लिया जाता है तो ऊर्जा का विमीय सूत्र होगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ मोमेंटम एरिया एंड टाइम इज टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, then what will be the dimension of energy? जल्दी से आंसर देना है बच्चों। बिल्कुल, मीनू यादव जी गुड आफ्टरनून, सुरेश चौधरी जी गुड आफ्टरनून, गोपाल चंद बिल्कुल स्टार्ट हो गया साहब। पहला क्वेश्चन है कि मोमेंटम, टाइम और एरिया को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लें तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, ऊर्जा की विमा क्या होगी। अब ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन को अपन ने एक बार पढ़ लिया है, जल्दी जल्दी आंसर दे दो कमेंट बॉक्स पे। और देखो, सेशन को शेयर करो, ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चों, सेशन को शेयर करो, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो। और पहले क्वेश्चन का आंसर देना है हमें कि यदि संवेग, क्षेत्रफल और समय को मूल राशियों के रूप में लिया जाए तो ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा। अब ध्यान देना बच्चों, जो विमीय सूत्र है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो हमेशा क्या होता है, वो होता है मूल राशियों के घातों के रूप में राशि को व्यक्त करना क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। हम क्या करते हैं, किसी भी राशि को, हमारी जो 7 मूल राशियां हैं उनके घातों के रूप में दर्शाएं तो वो क्या बन जाएगा, विमीय सूत्र बन जाएगा। लेकिन हमारी जो 7 मूल राशियां हैं कौन कौन सी बच्चों, लंबाई, ताप, विद्युत धारा, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, यहां उनकी बात नहीं हो रही। क्वेश्चन ने दिया है कि हम मोमेंटम को, संवेग को, क्षेत्रफल को और टाइम को, इनको हम क्या माने, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी माने, तो फिर क्या होगा। तो ध्यान देना, तो बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन होगा, हम कहें कि E जो है, E प्रोपोर्शनल P A और T जो है, E वो P A और T पर क्या हो रही है, डिपेंड। मैंने इनकी घात मान ली A B और C, A B और C। अब हम जानते हैं एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, एनर्जी की डायमेंशन होती है M1 L1 T माइनस M1 L2 T माइनस 2। क्या एनर्जी की डायमेंशन यही होती है क्या, M1 L2 T माइनस 2। साथ में हम कहें मोमेंटम, संवेग की डायमेंशन क्या होती है, M1 L1 T माइनस 1 होती है। इस पर पावर क्या लग रही है बच्चों, A लग रही है। एरिया की डायमेंशन क्या होती है, L2, इस पर पावर क्या है, B है। और टाइम की होती है T1, इस पर पावर क्या लग रही है बच्चों, C लग रही है। ठीक है, ये हम पहले से जानते हैं कि जो एनर्जी है उसकी डायमेंशन क्या होती है, M1 L2 T माइनस 2। मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, नीतीश कुमार जी गुड आफ्टरनून, बिल्कुल आपका स्वागत है। मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, M1 L1 T माइनस 1 होती है, और एरिया की L2 और टाइम की T1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम अगर इसको खोल दे, इसको एक्सपेंड कर दें, तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, ध्यान देना, यहां पर इसको एक्सपेंड करें तो यहां पर पावर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये MA हो जाएगा, LA हो जाएगा, T माइनस A हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो L2B हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, TC हो जाएगा। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब ध्यान देना आगे, M1 L2 T माइनस 2 प्रोपोर्शनल, देखो M पर हम कहते हैं जब बेस इक्वल हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो जो पावर्स हैं वो जुड़ जाती हैं। यहां पर m तो केवल एक है तो हमने लिख दिया ma। ठीक है, l बेस सेम है,
तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो a प्लस 2b t माइनस a प्लस c हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से हम एक दूसरे का इन दोनों, सर नेवी है सर का वैकेंसी कब निकलेगी, कुछ आइडिया? अभी थोड़ा टाइम रुक के निकलेगी साहब, नीतीश कुमार जी रुक के निकलेगी, अभी नहीं निकल रही, ठीक है। अगर हम बात करें अब इनको हम एक दूसरे से कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। और माइनस a प्लस c कितना हो गया, 2 हो गया, -2 कितना हो गया, -2 हो गया। अब ध्यान देना बच्चों, a बराबर 1 है, अगर मैं यहां 1 पुट कर दूं तो -1 प्लस c बराबर 2, तो c बराबर 3 आ गया। c बराबर कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। सॉरी -2 है तो -2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, -1। तो हमें पता चल गया कि a बराबर हमारा आ चुका है 1 और c बराबर आ गया है -1, ये तो हमें पता चल गया। अब यहां पर मैं इस इक्वेशन में अगर 1 पुट कर दूं, a इज इक्वल टू, तो 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 2, तो 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। और फिर इन को यहां पर, इन घातों को यहां पर पुट कर दो, तो p a कितना आया बच्चों, हमारे पास 1 आया, b कितना आया, हाफ आया, और t कितना आया हमारे पास, -1 आया। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, p1 a 1/2 और t -1। तो हमारा यहां पर ऑप्शन देखें अगर हम सारे, तो ऑप्शन में आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन डी आंसर होगा, p1 a1 हाफ t -1। आंसर क्या होगा, प्रीति निम्बल जी गुड आफ्टरनून, आंसर क्या होगा, p1 a की पावर हाफ और t की पावर -1। तो बच्चों एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अपन। और ये बिल्कुल एयरफोर्स के पैटर्न पर क्वेश्चन है बच्चों, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के जो पैटर्न है, एग्जाम बेस है, उसी पर ये पूरा क्वेश्चन है। तो अगर हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर u वेग से फेंकता है तो उच्चतम बिंदु पर, हमने कहा एक खिलाड़ी है वह गेंद को ऊपर फेंकता है। अब जैसे वो ऊपर जाएगा, देखो यहां कुछ वेलोसिटी से फेंकेगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सेलरेशन ऊपर लगेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर लगेगा, नीचे लगेगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, -g। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वाकर्षण है, वो उसको क्या करेगा, नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगा, मतलब धीरे धीरे उसके वेग में कमी करता जाएगा, और एक टाइम पर वेग क्या हो जाएगा, 0। तो हम कहेंगे उसके उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, गेंद का वेग 0 हो जाएगा। लेकिन इस पर त्वरण क्या काम कर रहा है, -g। त्वरण क्या काम कर रहा है, -g, मतलब गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है, लेकिन इसका त्वरण क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कि गेंद का वेग तो 0 होगा, लेकिन इसका त्वरण क्या होगा बच्चों, g होगा। त्वरण क्या होगा, g होगा। वेग 0 हो तो ही वापस वस्तु किधर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, वापस वस्तु किधर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। मीन यादव जी डी नहीं, ऑप्शन सी आंसर सही है। गेंद का वेग तो 0 होगा, लेकिन इसका त्वरण g होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किसी गतिमान वाहन की रुकने की दूरी निम्न में से किसके समानुपाती होती है। रुकने की दूरी, किसकी दूरी बच्चों, रुकने की दूरी। देखो भाई, हम कहते हैं कि एस वी बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ते हैं। हमने कहा कि साहब एक गतिमान वाहन है, अब उसकी जो रुक गई तो वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अंतिम वेग क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो ध्यान देना, 0 बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये भी बात सही है कि जब वेग में कमी होती है, जब वेग में कमी होती है तो त्वरण कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। भाई जब वेग में कमी होगी तभी तो वस्तु रुकेगी। तो हम यहाँ पर a बराबर क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो हमारा यहाँ पर यू स्क्वायर माइनस 2as बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2as। और हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, कि जो दूरी है वो किसके समानुपाती है। हम इन दोनों को कांस्टेंट मानकर s समानुपाती क्या कह दे, यू स्क्वायर, s समानुपाती यू स्क्वायर। दैट मीन्स आरंभिक वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। किसके, आरंभिक वेग के वर्ग के समानुपाती होती है, इनिशियल वेलोसिटी के। हिमांशु आजाद जी बिल्कुल, प्रीति निम्बल जी बहुत बढ़िया। तो हम कह सकते हैं आरंभिक वेग के वर्ग के समानुपाती होगी हमारी क्या बच्चों, रुकने की दूरी, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आज के। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, m द्रव्यमान वाली एक गेंद U चाल से एक सख्त दीवार से टकराती है। मैंने कहा एक दीवार है, उससे एक
m द्रव्यमान की गेंद है, अब वो u वेग से चल रही है। किस चाल से चल रही है? u चाल से, और इससे टकराती है। अच्छा, इसका संवेग क्या होगा? इस टाइम पे संवेग क्या होगा? संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो mu हो जाएगा। फिर उसी चाल से टकराकर वापस हो जाती है, और वापस हो जाती है तो ये वापस यूं जाएगी mu। ठीक है, तो दीवार के द्वारा गेंद पर आरोपित बल होगा। दीवार के द्वारा गेंद पर आरोपित बल होगा। देखो यहां पर ऑप्शन डी जो है उसको करेक्ट कर लो, ये -2mu है। क्या है? -2mu, -2mu है। कितना है बच्चों? -2mu है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये गई mu, और तो इसका इनिशियल जो प्रारंभिक मोमेंटम है, प्रारंभिक संवेग है, वो कितना है? P1 कितना है? mu है, और वापस आई mu से, ये अंतिम मोमेंटम है। लेकिन इसकी दिशा क्या हो गई? विपरीत दिशा, विपरीत हो गई तो क्या ले लेंगे हम? माइनस, क्योंकि माइनस क्या होता है बच्चों? विपरीत दिशा को दर्शाता है। और संवेग में परिवर्तन डेल्टा P कितना हो जाएगा? P2 माइनस P1 हो जाएगा, मतलब -mu माइनस mu कितना हो जाएगा? माइनस का 2mu। तो संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा बच्चों? संवेग में परिवर्तन हो जाएगा माइनस का 2mu। संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? माइनस का 2mu। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आंसर होगा, माइनस का 2mu। ठीक है बच्चों, आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, माइनस का 2mu। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमर चांद जी, बहुत बढ़िया साहब। मीनू यादव जी, प्रीति निम्बल जी, हिमांशु आजाद जी। कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश होती है? नॉर्मली हम कहते हैं कि एक वृत्ताकार गति हो रही है, और वृत्ताकार गति में कोई पिंड किसी वेग से गति कर रहा है। अब हमारा कोणीय वेग क्या होता है? नॉर्मल वेग इंटू कोणीय वेग क्या होता है हमारा? v इजिक्वल टू क्या होता है? रेखीय वेग इजिक्वल टू r इंटू कोणीय वेग। और ये बात याद रखना बच्चों, वृत्तीय गति में जो वेग है, वेग की दिशा सदैव कहां होती है? मैंने बताया था घूर्णन अक्ष की ओर। किधर होती है? घूर्णन, अच्छा वृत्तीय या घूर्णन गति दोनों में है ना, सदैव घूर्णन अक्ष की ओर होती है। हमने पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, सदैव किधर होती है? घूर्णन अक्ष की ओर। जो घूर्णन अक्ष होता है उसकी तरफ होती है अंदर की ओर, टुवर्ड सेंटर। जो हमारा घूर्णन गति होती है उसमें किधर होती है? हमेशा अंदर की ओर होती है, टुवर्ड सेंटर। तो आंसर क्या होगा? घूर्णन अक्ष के ओर। ऑप्शन डी किधर होती है? हमेशा घूर्णन अक्ष की ओर। नीतीश कुमार, पर डे क्लास चलता है क्या सर? बिल्कुल पर डे क्लास चलता है ये। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? घूर्णन अक्ष की ओर। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जामिनेशन बेस्ड जो हमारा पैटर्न है उसी पर ये क्वेश्चंस हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण क्रमशः जीपी एवं जीई हैं। यदि पृथ्वी आरई त्रिज्या वाला गोला है तथा अपने अक्ष पर कोणीय चाल ओमेगा से घूमती है तो जीपी माइनस जीई को दर्शाएगा। अब ध्यान देना, नॉर्मली हम जो घूर्णन के कारण जी में परिवर्तन देखते हैं, घूर्णन के कारण जी में जो परिवर्तन देखते हैं वो कैसे देखते हैं? जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा, यही देखते हैं बच्चों, यही फॉर्मूला है। 12 से 1 है नीतीश कुमार जी। तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्बडा। अब ये हमारी पृथ्वी है भाई, इसमें ये ध्रुव होते हैं और ये क्या होता है बच्चों? विषुवत रेखा होती है, ये विषुवत रेखा होती है। ठीक है, तो विषुवत रेखा जो होती है, सबसे पहले हम देखें विषुवत रेखा के लिए। विषुवत रेखा के लिए जो हमारा लैम्बडा एंगल होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का मान कितना होगा? 1 होगा। तो हम कह सकते हैं जी इक्वेटर बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये तो 1 बच जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया? जी इक्वेटर। और हम कहते हैं ध्रुवों के लिए
ध्रुवों के लिए देखा जाए तो कितना एंगल बनेगा बच्चों, 90 डिग्री का। तो लैम्डा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो जी पी बराबर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, जी पी माइनस जी ई पूछ रहा है हमसे। तो क्या कर दो, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये जी से जी कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो प्लस हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आर ओमेगा स्क्वायर है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों अपना, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी आर ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमसे क्या पूछा उसने, अंतर पूछा है जीपी और जीई में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान देना, साबुन के किसी विलयन का पृष्ठ तनाव 0.03 न्यूटन पर मीटर है। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल के साबुन के बुलबुले को फुलाने में किया गया कार्य हमको निकालना है। ठीक है, अब पहली चीज तो हमें पृष्ठ तनाव कितना दिया है, 0.03 न्यूटन पर मीटर। एरिया कितना दिया है हमें, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलूंगा तो 40 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, 40 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सर ऑप्शंस क्लियर नहीं दिखता है। अच्छा, तो आंसर क्या होगा, अच्छा 40 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब ध्यान देना, जो कार्य वर्क डन होगा इसको बनाने में, वो ऊर्जा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ऊर्जा के बराबर होगा। अरे किसके बराबर होगा बच्चों, ऊर्जा के बराबर होगा। क्या कार्य जो होगा वो इसको फुलाने में किया गया कार्य जो है वो ऊर्जा के बराबर होगा। सही बात है। और क्या होगा, अगर अपन बात करें तो 0.03 जो कार्य होगा वो होगा S/2a। कितना होगा, S/2a। 0.03 बटा 2 इंटू 40 इंटू 10⁻⁴। सॉरी, कार्य क्या होगा, वर्क डन जो है हमारा वो क्या होगा बच्चों, वो ऊर्जा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ऊर्जा के बराबर होगा। और वो क्या होगा, एरिया अपॉन 2s। 40 इंटू 10⁻⁴ बटा 2 इंटू, सर थोड़ा फॉर्मूला गलत लिख रहे हैं अपन, 0.03 बटा 40 इंटू 10⁻⁴ ई इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे बच्चों, 40 इंटू 10⁻⁴ ये है हमारा है। तो जो वर्क डन होगा पृष्ठ तनाव को करने के लिए वो क्या होगा, वो एक्चुअल में S/2a होगा। क्या होगा, S/2a होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, S/2a होना चाहिए। तो ध्यान देना, इसको अगर फॉर्मूले में पुट करें अपन, फॉर्मूले में पुट करें तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आना चाहिए हमारा, आंसर आना चाहिए बच्चों इससे। इस क्वेश्चन को एक बार अपन होल्ड पे डालते हैं और इसको वापस करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को होल्ड पे डालते हैं और वापस करेंगे इसको। एक बार अपन बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर कि स्तंभ फर्स्ट से स्तंभ सेकंड का मिलान करें, कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड का मिलान करें। समतापी जो प्रक्रम है हमारा आइसोथर्मल है। समतापी में ताप क्या रहता है, नियत रहता है। ताप क्या रहता है, नियत रहता है। समदाबी क्या होता है, जिसमें दाब नियत रहे, क्या रहे, दाब नियत रहे। ठीक है, सम आयतनिक जो होता है उसमें क्या रहता है बच्चों, आयतन नियत रहे, वॉल्यूम नियत रहे। और रुद्धोष्म क्या होता है, जिसमें ऊष्मा नियत रहे। दैट मीन्स ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, डेल्टा क्यू बराबर क्या रहे, 0। तो सम आयतनिक क्या होगा, समतापी क्या होगा, जिसमें ताप नियत रहे। मतलब ए में क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, वो ए में एस ही रहा। समदाबी में नियत दाब रहे, बी में आर होना चाहिए। सम आयतनिक नियत आयतन होना चाहिए, सी में क्यू रहा। और उद्दोष में क्या होना चाहिए, डेल्टा क्यू अपॉन 0। तो डी में क्या रहा, पी। तो आंसर क्या होगा बच्चों हमारा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा। आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले,
एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एक मोल गैस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर समतापी रूप से प्रसारित होती है। इसके दुगने आयतन तक इसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? अच्छा, अवशोषित ऊष्मा की मात्रा निकालनी है। अवशोषित ऊष्मा की मात्रा W के बराबर होगी, और W क्या होता है इसमें? nRT log E V2 अपॉन V1, और V2 कितना बोला है? दुगना आयतन मतलब 2V1 बोला है। ठीक है, तो हमको पता है N कितना है, यहाँ पर 1 मोल है। R कितना होता है? गैस नियतांक होता है। ठीक है, R क्या होता है? गैस नियतांक होता है हमारा। अच्छा, फिर उसके बाद में अपन बात करें 1 × 1.096 × 10⁻⁻7। अच्छा, फिर ताप कितना दिया है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड को हम किस में बदल लें? कैल्विन में बदल लें, तो कितना हो जाएगा? 310 कैल्विन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें 1 × 1.096 × 10⁻⁻7 × 310 × log 2V1 अपॉन V1, ये V1 से V1 कट जाएगा, तो 1 × 1.096 × 10⁻⁻7 × 310 × log E2। अब देखो log E2 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको log E को log 10 में चेंज करते हैं अपन। तो क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और log 2 की वैल्यू क्या होती है? 10 की बेस में अगर हम बात करें तो log 2 की वैल्यू हमें पता होती है 0.3010 होती है। कितनी होती है? 0.3010 होती है। कितनी होती है? 0.3010 होती है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों? वैल्यू पुट कर देंगे। 1 × 1.096 × 10⁻⁻7 × 310 × 2.303 × 0.3010, ये सब मल्टीप्लाई करेंगे, तब आंसर क्या आएगा बच्चों? तब आंसर क्या आएगा हमारा? 425.40 कैलोरी। क्या आंसर आएगा? 425.40 कैलोरी। नमस्ते अमन राजपूत जी, राम कुमार जी, गुड आफ्टरनून। एक बार सबको सब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हमें केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए था समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कथन तरंग गति के लिए नहीं है? अब ध्यान देना, जो अनुप्रस्थ तरंग जो होती है हमारी, प्रकाश होती है एक तरीके से। अनुप्रस्थ कौन सी? प्रकाश। और अनुदैर्ध्य कौन सी है हमारी? ध्वनि। ये निर्वात में गति नहीं करती, ठीक है, और ये निर्वात में गति कर सकता है। ठीक है, ये केवल ठोस में और द्रव की सतह पर उत्पन्न करते हैं। ठोस और द्रव की सतह पर, ये तीनों में उत्पन्न हो सकती है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। अब हम पढ़ते हैं, यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगे सभी माध्यमों में संचरित हो सकती हैं। हमें कहना सही है, सभी माध्यमों में हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि निर्वात में नहीं हो सकती। अनुदैर्ध्य तरंगे केवल ठोसों में संचरित हो सकती हैं। हमने कहा अनुदैर्ध्य ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचरित हो सकती है, मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। अनुदैर्ध्य तरंगे निर्वात में संचरित हो सकती हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं भाई निर्वात में नहीं हो सकती। हमने कहा ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। फिर है यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में संचरित हो सकती हैं। हमने कहा जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो केवल किस में संचरित होती हैं बच्चों? ठोस में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और द्रव की सतह पर भी हो सकती है, बात याद रखना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कि कौन सा सही कथन है? ऑप्शन डी आंसर है हमारा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कूलाम का नियम दो आवेशों एवं उनके मध्य की दूरी में संबंध को, विद्युत बल को इस प्रकार से वर्णित करते हुए बताता है कि विद्युत बल, हम क्या कहते हैं? दो आवेश हैं Q1 और Q2, उनके बीच में दूरी कितनी है? R है। कितनी है? R है। और दूरी R है तो हम कहते हैं कि जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आंसर क्या होगा? आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को परिपथ में दिखाए गए अनुरूप जोड़ा गया है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना है बच्चों? 0.5 ओम है।
कैपेसिटर का कितना है 4 माइक्रोफैरड है। तो आवेश की मात्रा ज्ञात करो संधारित्र की प्लेट पर। अब ध्यान देना संधारित्र कुछ ऐसा है, इसमें कुछ ऐसा मामला जुड़ा हुआ है, दो ओम, 2.5 वोल्ट, 4 माइक्रोफैरड, 10 ओम। अब सबसे पहले मैं धारा निकालूं, यहां पर धारा निकालूं, इसमें कितनी धारा लग रही है। तो ध्यान देना बैटरी जो है, ये बैटरी जो है, पहले अपन धारा निकाले आई बराबर क्या होगा V अपॉन R कितना है, पहले 2 ओम प्लस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.5, तो 2.5/2। तो करंट कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। कितना हो जाएगा बच्चों 1 एम्पियर। करंट कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। फिर उसके बाद में हम कहें कि वोल्टेज अब बैटरी में V बराबर क्या होगा IR, बैटरी का आंतरिक वोल्टेज बैटरी में, तो I कितना है 1 है और R कितना है बच्चों, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 है, तो उसका वोल्टेज कितना हो जाएगा 0.5 वोल्ट। विभव पतन कितना जा रहा है नीचे 0.5 जा रहा है, तो यहाँ पर कितना गया संधारित्र में विभव कितना गया बच्चों 2.5 माइनस 0.5, 2 वोल्ट गया। और हम क्या पढ़ते हैं Q बराबर CV, C कितना है 4 माइक्रोफैरड और वोल्टेज कितना है 2 है, तो 8 माइक्रो कुलाम आंसर हो जाएगा क्या, 8 माइक्रो कुलाम आंसर हो जाएगा क्या। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 8 माइक्रो कुलाम, ऑप्शन डी 8 माइक्रो कुलाम। रामकुमार यादव जी बहुत बढ़िया, रामकुमार यादव जी बहुत बढ़िया, आंसर होगा ऑप्शन डी 8 माइक्रो कुलाम। क्या होगा 8 माइक्रो कुलाम। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा ग्राफ गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी वस्तु के वेग समय परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। अब ध्यान देना जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो प्रारंभिक वेग क्या होता है 0 और गुरुत्वीय त्वरण की वजह से वो नीचे गिरती है। तो त्वरण क्या करता है वेग में वृद्धि करता है, त्वरण जो है वो वेग में क्या करता है वृद्धि करता है। V बराबर GT लिखते हैं क्या अपन, V बराबर GT, तो V समानुपाती क्या हो गया G हो गया, या V समानुपाती क्या हो गया T हो गया। V समानुपाती T हो गया तो ग्राफ पे कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा बनेगा। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन ए आंसर होगा कि वो एक समान रूप से बढ़ता जाएगा, वो एक समान रूप से बढ़ता जाएगा। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। दो विभिन्न तारों T1 एवं T2 पर किसी चालक के लिए वोल्टता V एवं धारा R के ग्राफ को चित्र में दर्शाया गया है। T1 एवं T2 के मध्य संबंध है। अब ध्यान देना हम कहते हैं V बराबर IR, V बराबर IR यही कहते हैं बच्चों, अरे यही कहते हैं क्या। और R बराबर क्या हो गया V अपॉन I, और या हम कहते हैं टेन थीटा, क्या कहते हैं टेन थीटा। ये θ1 है, ये हमारा θ2 है। ग्राफ में θ2 अगर बड़ा है θ1 से तो R2 बड़ा होगा किससे R1 से, क्योंकि टेन थीटा में यही होगा। दैट मीन्स T2 बड़ा होगा किससे T1 से, T2 बड़ा होगा किससे T1 से, सॉरी यहाँ T1 बड़ा होगा T2 से, क्योंकि T1 क्या है ये है, T1 बड़ा होगा T2 से। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन ए आंसर होगा, T1 बड़ा होगा T2 से। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा। जल्दी से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में वेग v से वृत्तीय पथ पर गतिमान है। यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना हो जाता है तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आधी हो जाती है तो त्रिज्या होगी। अब ध्यान देना भाई, अगर वो वृत्तीय गति में कर रहा है तो संतुलित होगा, तो उसमें जो वृत्तीय गति में जो वेग लगता है, बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल जो है वो चुंबकीय बल से संतुलित होगा। किससे? चुंबकीय बल से संतुलित होगा। ये क्या होता है mv² अपॉन r होता है, और ये क्या होता है bq_v होता है। v से v कट गया तो हमारा जो r है वो क्या हो जाएगी mv अपॉन bq। अब हमसे कह रहा है कि वेग क्या कर दिया 2 गुना कर दिया, ये 2 गुना कर दिया, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कर दी आधी कर दी। 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 4 गुना। कितना हो जाएगी त्रिज्या 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों 4 गुनी। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 4 गुनी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 4 गुनी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का,
क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 4 गुने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक चुंबकीय सुई का चुंबकीय आघूर्ण 5.8 इंटू 10 की घात माइनस, तो आई कितना दिया है हमें? 5.8 इंटू 10 की घात माइनस 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अच्छा, स्मॉल एम दिया है ये। तो जड़त्व आघूर्ण कितना दिया है हमें? 7.8 इंटू 10 की घात माइनस 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अच्छा, टाइम क्या होगा? 6 सेकंड में 12 पूर्ण चक्कर, दैट मीन्स 0.5 सेकंड क्या होगा इसका टाइम पीरियड होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 4 पाई आई स्क्वायर अपॉन MT स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है क्या? अरे यही फॉर्मूला होता है क्या? यही फॉर्मूला होता है क्या? 4 पाई आई स्क्वायर अपॉन MT स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर लाओ। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आई की वैल्यू पुट कर देना 7.8 इंटू 10 की घात माइनस 6 इंटू 7.8 इंटू 10 की घात माइनस 6 बटा m कितना है बच्चों? 5.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 0.5 का स्क्वायर। तो आंसर इससे क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी आंसर आएगा 0.021 टेस्ला। बस फॉर्मूले में पुट करना है तुम्हें और कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर आ जाएगा 0.021 टेस्ला। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का एक बार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान तार में प्रेरित धारा की दिशा किसका प्रयोग करके प्राप्त की जाती है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा पता होना चाहिए हमें। प्रेरित धारा की दिशा हम किससे निकालते हैं? बाएं हाथ के नियम से। किससे? बाएं हाथ के नियम से। किससे निकालते हैं बच्चों? बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। आगे बढ़े। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है? यह भी हमें सीधा पता है। लेंज का नियम किस पर? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर बच्चों? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो सीधा हमने क्या कह दिया? ऑप्शन बी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है बच्चों? ऊर्जा संरक्षण पर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आंसर होगा। फिर हम बात करें श्रेणी LCR परिपथ में R बराबर 5 ओम, L बराबर 40 mH और C बराबर 1 माइक्रोफेरेड है, तो परिपथ की बैंड चौड़ाई क्या होगी? अब देखो, पहली चीज विशेषता गुणांक Q बराबर अनुनादी आवृत्ति बटा बैंड चौड़ाई होता है। ठीक है, यही होता है क्या? तो हम कह देंगे बैंड चौड़ाई बराबर अनुनादी आवृत्ति अपॉन विशेषता गुणांक। यही होगा क्या हमारा? अरे यही होगा क्या? तो इसमें बैंड चौड़ाई μ2 माइनस μ1 बराबर अनुनादी आवृत्ति हमारी ओमेगा आर होती है। ठीक है, और ओमेगा आर को मैं क्या लिख सकता हूं? और 1/2 पाई रूट एल सी। विशेषता गुणांक जो है हमारा, ठीक है, विशेषता गुणांक जो होता है हमारा, वो कैसे निकालते हैं हम? अच्छा, विशेषता गुणांक को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं सीधा बता दूं 2 पाई एल अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ ऊपर कहाँ चल जाएगा? ये μ2 माइनस μ1 आर अपॉन 2 पाई एल, ये आर अपॉन एल है। ठीक है, और ये वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। +10D एवं 5D क्षमता के दो लेंसों को संपर्क में रखा गया है। लेंस से एक वस्तु को कहां पर रखना चाहिए ताकि आवर्धन 2 प्राप्त हो सके? ध्यान देना, पहले तो इनको जोड़ दो। P बराबर क्या होता है? P1 प्लस P2। 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 5D हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कि जो F बराबर हमारा आवर्धन क्षमता होती है M, वो क्या होता है? F अपॉन F प्लस U। अब हमें F पता है, यहाँ P पता है, तो P बराबर 1/F होता है। P बराबर 1/F होता है, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/P, दैट मीन्स 1/5, 0.2 मीटर, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ M दिया हुआ है 2, ये 20 प्लस U, तो 40 प्लस 2U बराबर 20। तो 2U बराबर कितना हो गया?
माइनस का 20, तो u बराबर कितना हो गया माइनस का 10, माइनस का 10। तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, माइनस 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आगे बढ़े, दो झिर्रियां 1 मिलीमीटर दूरी पर बनी है तथा पर्दा 1 मीटर दूरी पर स्थित है, तब 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का नीला हरा प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, तो फ्रिंजों की दूरी क्या होगी। तो फ्रिंजों की दूरी बीटा इज इक्वल टू क्या होता है कैपिटल डी अपॉन डी लैम्डा। कैपिटल जो हमारा फ्रिंजों के मध्य दूरी निकालते हैं हम बच्चों, फ्रिंजों के मध्य की जो दूरी निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, कैपिटल डी अपॉन क्या करते हैं अपन उसमें नॉर्मली सीधा रख देते हैं कि कैपिटल डी अपॉन कैपिटल डी लैम्डा अपॉन डी, क्या रखते हैं कैपिटल डी लैम्डा अपॉन डी रखते हैं, ठीक है, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन डी रखते हैं। अब हमारे पास डी कितना है, 1 है कैपिटल डी, तो लैम्डा कितना है 500 नैनोमीटर है, तो इसको मैं 10⁻⁻9 लिख दूं, और स्मॉल डी कितना है 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब 10⁻³ यहाँ से अगर मैं काम करूँ तो ये कहाँ चल जाएगा -6, 500 इंटू 10⁻⁻6, दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻4, 5 इंटू 10⁻⁻4। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सीजीएम का कार्यफलन। अब जो कार्यफलन वाला क्वेश्चन अपने कल भी किया है 2.14 फाइव हमको दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले तो अगर मैं इसको जूल में बदलूं तो क्या करूं 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा। दहली आवृत्ति निकालनी है, फाइव बराबर क्या पढ़ते हैं अपन h म्यू नॉट पढ़ते हैं, तो म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5/h, दहली आवृत्ति यही होती है। तो 5 कितना है बच्चों अपना 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और h कितना होता है 6.64 इंटू 10⁻⁻34, यही होता है क्या, अरे यही होता है क्या, ठीक है। अब ये 34 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 34 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 34 में से 19 गए तो कितने बच गए बच्चों, 15 बच गए, 15 बच गए। और हम इनको क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एक दूसरे को, सबको क्या कर लेंगे बच्चों मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमको क्या करना है सबको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत कोई तगड़ी वाली चीज़ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है जिसमें अपन को दिमाग नहीं लगाना इतना फिफालतू का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बामर श्रेणी में सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य है। देखो बामर श्रेणी जो होती है उसमें n1 क्या होता है 2 होता है, और n2 3 से स्टार्ट होता है, 3 4 5 6 अनंत। हम कहते हैं 1/λ इज इक्वल टू 1/r 1/n1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये कहते हैं क्या। अब ध्यान देना यहाँ तो 3 पर तो क्या मिलेगी मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य मिलेगी, और अनंत पर क्या मिलेगी मिनिमम। तो मिनिमम मिलने के लिए सबसे छोटी मिलने के लिए 1/λ बराबर 1/r r 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 अनंत का स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। तो 1/λ इज इक्वल टू क्या हो गया r/4, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 4/r हो जाएगा। और r की वैल्यू पुट कर लो, 4/r की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.09 इंटू 10⁻7, ठीक है। ये पुट कर लो, 10⁻7 कहाँ चल जाएगी ऊपर चल जाएगी, तो लैम्डा बराबर 4/1.09 इंटू 10⁻7। अब इसका इसमें भाग दे लो, इसमें इसका भाग दे लो, तो आंसर आएगा हमारे पास 364.6 नैनोमीटर, 364.6 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 364.6 नैनोमीटर। प्रीति निर्मल जी ले लिया बिल्कुल, सतीश जी बहुत बढ़िया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अल्फा क्षय होने पर, अच्छा ये हमें क्या निकालना है रेडियो सक्रियता निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों रेडियो सक्रियता निकालनी है एक नमूने की। तो रेडियो सक्रियता निकालने के लिए ये आज मैं तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ जो आज तुमको करके लाना है, और कल मुझे इस कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ बच्चों होमवर्क दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तुमको करके लाना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में क्या आंसर कर रहे हो तुम। क्वेश्चन सुन लो, अल्फा क्षय होने पर जो यूरेनियम है हमारा उसकी अर्ध आयु 4.5 × 10⁹ वर्ष है। तो यूरेनियम के
1 ग्राम नमूने की सक्रियता क्या होगी। अब ये तुम्हें होमवर्क दिया हुआ है और ये क्वेश्चन तुमको कल करके बताना है। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धन कारक धारा लाभ कितना, बीटा हमको कितना दिया है, 50 दिया है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक परिपथ में संग्राहक प्रतिरोध, जो हमारा संग्राहक प्रतिरोध है RC है, वो कितना दिया है बच्चों, 5 ओम बताया है। और निवेशी प्रतिरोध RB जो हमें है वो 1 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और निवेशी वोल्टेज V इनपुट हमें कितना दिया है, 0.01 वोल्ट दिया है, तो V नॉट निकालना है। अब हम धारा इसमें जो निकालते हैं, ओके सर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाना चाहिए। प्रतिनिम्बल जी ऐसे कमेंट बॉक्स में आंसर चेक करूंगा मैं कि क्या आंसर दे रहे हो आप, कमेंट बॉक्स में आंसर चेक करूंगा मैं कि क्या आंसर दे रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं V नॉट अपॉन वी आई इक्वल्स टू अपना क्या होता है, बीटा RC अपॉन RB, यही होता है क्या। तो V नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा RC अपॉन RB इंटू वी आई। अब वैल्यू पुट करो इसमें, V नॉट इक्वल्स टू बीटा कितना है 50 है, RC कितना है 5 है, RB 1 है और वी आई कितना है 0.01 है, ठीक है। तो 50 इंटू 5 कितना हो गया 250 इंटू 0.01, तो 25 इंटू 0.1 दैट मीन्स 2.5 माइनस का, अच्छा माइनस में होता है ये और बात याद रखना, माइनस का 2.5 वोल्ट। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। क्या आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों अपना जो क्वेश्चन है पूरे 25 क्वेश्चन वो समाप्त हो चुके हैं। मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दिया है जो तुम्हें करके लाना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। ये एग्जाम पैटर्न पर बिल्कुल अपने 25 क्वेश्चन थे जो अपन ने किए हैं। तो वीडियो को शेयर करना बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए अपन यहीं पर खत्म करते हैं। बस अब